इंद्रेश जी की कॉपी है ये। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि 8 मार्कर है, और 125 वर्ड्स में हमको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है, इसको हमें स्पष्ट करना है। ठीक। दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में हमको बताना है कि ढांचा संघात्मक है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, यानी कि बाहर से देखने में तो ढांचा जो है, जो स्ट्रक्चर लगता है हमारी पॉलिटी का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरल लगता है, लेकिन अंदर से जो सेंटर है वो ज्यादा मजबूत है। और इंटरनली जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी है। ठीक। तो हम जानते हैं कि हम, जाहिर सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंश्योर करते हैं। जैसे हमारी शक्तियों का बंटवारा है राज्य और उसका केंद्र के बीच में, हमारी जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लिखित संविधान है। ठीक। कठोर संविधान है जिससे फेडरल स्ट्रक्चर्स को बदला नहीं जा सकता है। और बाइकैमरलिज्म है हमारे पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में यह प्रावधान करके रखा है कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, यूनिटरी में। जैसे अगर हमारे पास इमरजेंसीज लग जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी संविधान संशोधन के। फेडरल से स्ट्रक्चर जो है टाइमिंग के लिए यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस हमारे सेंटर को कुछ ऐसी पावर्स देके रखी गई हैं जो पावर्स स्टेट के पास नहीं है, और उनका इस्तेमाल करते हुए वो स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, और स्टेट से जो बागडोर है वो अपने हाथों में मजबूती से पकड़ सकता है। ठीक। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले कॉन्क्लूजन आएगा, फिर हमारे पास बॉडी आएगी, और फिर हमारे पास जो है वो आएगा यहाँ का कॉन्क्लूजन। जब हम 125 शब्दों का उत्तर लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है वो शॉर्ट और क्रिस्प हो। और हम ये कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो 20 से 30 शब्दों में, और कंक्लूजन भी लगभग इतने ही शब्दों में खत्म हो जाए, और बाकी जो शब्द है वो अपनी बात को कहने, अपनी बात को प्रूव करने के लिए हम बॉडी में इस्तेमाल करें। यहाँ पर बॉडी को दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत बड़ा है। ठीक। 20-30 के मुकाबले मेरे ख्याल से दोगुना तिगुना आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, टू द पॉइंट यहाँ पर बात करनी। आपने लिखा है, भारतीय संविधान विश्व के सबसे विशिष्ट संविधानों में एक है। संविधान निर्माताओं ने भारत की विशाल भौगोलिक सीमा, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई बहुलता तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई जो संघात्मक एवं एकात्मक दोनों विशेषताओं का समन्वय करती है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। यह दर्शाता है कि भारत में संघीय ढांचा तो है परंतु राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। बहुत लंबा चौड़ा आपने लिख दिया है, 2-3 लाइनों में इस बात को समेटिए। ठीक है। केसी वेयर की बात आपने यहाँ पर कही है, बहुत अच्छी बात है कि आपने केसी वेयर को कोट किया, और संघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल उन्होंने जो टर्म दिया था उसको आपने कोट किया, बहुत अच्छा है। लेकिन ऊपर जो लंबी चौड़ी बातें लिख दी हैं, इसको कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को साधने के लिए संघात्मक ढांचे को अपनाया, परंतु राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी आत्मा को एकात्मक रखा। ये पूरी चीजें इस एक लाइन 1.5 लाइन में आ जाएगी, तो इतना सारा शब्द आपको वहां पर खर्च नहीं करना होगा। तो शब्दों को संभाल के इस्तेमाल करना है, शब्दों को यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है हमको, क्योंकि हमारे पास शब्द कैसे हैं, सीमित हैं। तो इसको छोटा करिए, ये बहुत लंबी आपकी हो गई है इंट्रोडक्शन। अगर हम इसको लिखें तो मैं कैसे लिखता, अगर मैं लिखता तो यहाँ पर केसीवियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को साधने हेतु संघात्मक ढांचे को अपनाया, परंतु राष्ट्र की
अखंडता सुनिश्चित करने हेतु या सुनिश्चित करने के लिए इसकी आत्मा को एकात्मक रखा। अब यहां पर देखिए, जब हम लोगों ने इस तरीके से इसके इंट्रोडक्शन को लिखा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी इसी में, क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं वो इसमें यूज हो गए, जिससे कि ये डायरेक्टली ये लग रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम समझ के आगे इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, आत्मा को एकात्मक रखा, तो ये कम शब्दों में पूरी बात यहां पर आ गई। तो इस तरीके से कंसाइज तरीके से, क्रिस्प तरीके से लिखने की कोशिश करिए। फिर आपने लिखा है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताओं में बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पर मारिए। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था है। द्वैध शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। दोनों अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो संवैधानिक शक्तियां कहाँ पर देके रखी गई, यहाँ पर देके रखी गई है। शक्ति का विभाजन आपने बताया है। अनुच्छेद 246 एवं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। वेरी गुड। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ब्रैकेट में भी लिख देंगे, चल जाएगा। लिख लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान लिखित है एवं देश का सर्वोच्च कानून है। वेरी गुड। यहां से आप टू द पॉइंट चल रहे हैं। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र व राज्यों के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है या संविधान की रक्षा भी करती है। कौन? स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दीजिए, आर्टिकल 131 डाल दीजिए और ये बता दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आता है, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी आंसर की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के कुछ प्रावधानों का संशोधन। संशोधन में यहाँ पर ध्यान रखिए, इस तरीके से लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। ठीक, करने हेतु तो संसद के साथ साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। कुछ प्रावधानों की जगह यहां पर लिखिए संघीय प्रावधान, है ना। टू द पॉइंट रहिए, संघीय प्रावधान, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस है उनको चेंज करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक, इसको सुधार कर लीजिए। फिर आप आ जाते हैं संविधान की एकात्मक विशेषता में। शक्तिशाली केंद्र है। शक्तिशाली संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। अधिक शक्तियां क्या प्रदान की गई हैं? ये अवशिष्ट शक्तियों को इसी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग के रूप में दिखाइए। शक्तिशाली केंद्र और फिर अवशिष्ट शक्तियां। ये जो अधिक शक्तियां उनमें से एक है अवशिष्ट शक्तियां। जो विषय किसी सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, इसके अंडर डालिए। ठीक, प्लस एक और आप यहाँ पर डाल सकते हैं कंकरेंट लिस्ट वाला, कि समवर्ती सूची वाले केस में जो केंद्र का कानून जो होगा वो प्रभावी होगा। ये भी क्या है? ये भी इसी का सब हेडिंग, यानी कि ये मेड हेडिंग के अंदर दो सब हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक, अगर इसको लिख रहे हैं तो, या फिर एक ही लाइन में लिख दीजिए, वो भी सही है, लेकिन दोनों पॉइंट्स कवर होने चाहिए। एकल नागरिकता, अमेरिका के इतर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352, 56, 60 के अंतर्गत आपातकाल लागू होने पर संघीय व्यवस्था लगभग नहीं, स्वतः लिखिए, स्वतः एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा परोक्ष रूप से राज्यों पर नियंत्रण केंद्र का बना रहता है, क्योंकि वो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में रहता है। अखिल भारतीय सेवा, इनके द्वारा राज्य व केंद्र प्रशासनिक एक रूपता बनी रहती है। तो ये तो कैट वो हो गया, एक रूपता बनी रहती है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात हो गई। यहाँ पर आपको इसमें ये लिखना होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मी होते हैं वो राज्य में काम करते हैं, लेकिन उन पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र का होता है। ये वाला पॉइंट एकात्मक वाली बात को आपको ज्यादा प्रूफ करेगा। नियंत्रण किसका रहता है? केंद्र का रहता है, काम राज्य में करते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत संसद सूची, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार, बी आर अम्बेडकर, जब भी नाम हिंदी में अगर आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये इंग्लिश रोमन का इस्तेमाल कर ना करें। बी आर अम्बेडकर देवनागरी में ही लिखें। बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, तो कोई राज्य भारत, ये इरिलेवेंट कोट है, इससे मतलब नहीं है, ये कोट ना डालें। अगर बी आर अम्बेडकर का ही कोट आपको डालना, तो बी आर अम्बेडकर का एक कोट है जो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से आपका जो है वो लिंक करेगा। वो कोट आप लिख लीजिएगा, वो कोट है हमारे पास जो यहाँ पर सूट करेगा। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान को समय और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों रूपों में कार्य करने के लिए ढाला गया है। ठीक, क्लियर।
भारतीय संविधान को समय और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों रूपों में कार्य करने के लिए ढाला गया। ये कोट यहाँ पर लिखेंगे तो वो सूट करेगा। ये जो कोट आपने लिखा है ये सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पर इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान संघवाद की संरचना और एकात्मकता की भावना देती है। पूरा आंसर आपका ठीक है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इसको कंसाइज करने की जरूरत है, और ये जो है ये थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं, क्योंकि कोट जो है वो सूट नहीं कर रहा। ठीक। बाकी जो मेन कंटेंट, बॉडी का कंटेंट है वो बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी जो जहां पर गलतियां इनको या कमियां जो मैंने बताया इनको सुधार लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, तो बहुत अच्छा आंसर ये हो जाएगा, और ये अच्छा आंसर है। इसमें मैं आपको दूंगा 8 में से 5.5। ठीक है। 8 में से 5.5 आपको मार्क दूंगा, जो कि अच्छा स्कोर है एक तरीके से। और इसमें दो चीजें आपको और ऐड करनी चाहिए थी। एक तो जब आप यहाँ पर बता रहे हैं ना शक्ति, ये एकात्मक विशेषता है, तो इसमें एक चीज जरूरी है ऐड करना आपको, कि आप यहाँ पर ये भी बताइए कि जो भारत है वो कैसा है। वो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। ये भी एक एकात्मक विशेषता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहां पर बताया गया है? आर्टिकल 3 का मेंशन करते हुए ये भी आपको मेंशन करना है। और पूरे इस आंसर में एक चीज मुझे गायब लगी, आपको एक की टर्म का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना चाहिए था ऐसे क्वेश्चंस में, जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। क्योंकि ये सारी जो कवायद हो रही है ये सहकारी संघवाद को प्रमोट करने के लिए ही की गई थी, तो सहकारी संघवाद को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सहकारी संघवाद शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये भी 8 मार्कर क्वेश्चन है, और ये भी 125 शब्दों में हमको लिखना है। यहाँ पर जब उत्तर कला की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की बात जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हमको बेसिकली जो है वो वास्तुकला में जो पूरा एक टाइमलाइन है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक, वो डिस्कस करना है, और हर पीरियड की जो सैलिएंट फीचर्स है वो बताते हुए हमको चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत भारत ही नहीं वरन विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखती है। यहाँ की वास्तुकला में बौद्ध, हिंदू, इस्लामी, मुगल, अवध तथा औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। विविधता राज्य के समृद्ध इतिहास, धार्मिक सहिष्णुता एवं कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। ठीक है। ठीक। अच्छा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा छोटा होता तो और बेहतर हो जाता है, इसको थोड़ा सा और कंसाइज करने की कोशिश कर लीजिएगा। बाकी ये बढ़िया जो है आपका इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का इस्तेमाल कर सकते थे, इतना जो लंबा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। अब उत्तर प्रदेश की वास्तुकला आपने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है। बौद्ध, हिंदू, मुगल, औपनिवेशिक, कोशिश करिए बौद्ध और हिंदू का ये जो नागल सरी और सारनाथ आपने दिखाया इसको एक साथ ही रखिए। प्राचीन। ठीक है। प्राचीन उत्तर प्रदेश में इसको लगाकर एक साथ यहाँ पर रख दीजिए, प्राचीन वास्तुकला की कैटेगरी में। प्राचीन वास्तुकला की कैटेगरी में हमने यहाँ पर ये दिखाया सारनाथ, नागरशली, फिर मुगल में आ गए, फिर औपनिवेशिक आ गए, बीच में हमारे पास अवध। ठीक। इसको मिडिवल में रखिए, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हैं, शर्की। उत्तर प्रदेश का शर्की स्थापत्य जो जौनपुर का है उसका मेंशन यहाँ पर जरूरी है। ठीक। अब बौद्ध वास्तुकला में हम लोग अगर देखें तो आपने लिखा 125 शब्दों का, ध्यान रखिए ये तो हमको उसी हिसाब से आंसर लिखना है, और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझको। बौद्ध वास्तुकला उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्तूप, विहार और अशोक स्तंभ जैसे स्मारक मिलते हैं। धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ आदि सादगी एवं धार्मिक प्रतीक व उत्कृष्ट पत्थर शिल्प है। यहाँ पर एक गलती ये है कि यहाँ पर आपने स्तूप, विहार, अशोक स्तंभ जैसी चीजें लिखी हैं, हमको यहाँ पर सैलिएंट फीचर दिखाना है, आपने केवल स्मारकों इमारतों के नाम बता दिए हैं। प्राचीन भारत में किस तरीके का जो चीजें इस्तेमाल होती थी उनके बारे में आपको बताना है, मटेरियल्स के बारे में बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताइए कि इस पीरियड में जब हम इस जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उस पीरियड में एकाश्म यानी कि मोनोलिथिक प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग हुआ है। ठीक। आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ये सैलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है। और नागरशैली मंदिरों का प्रारंभिक विकास इस पीरियड में देखने को मिलता है।
ठीक। नागर शैली मंदिरों को प्रारंभिक विकास देखने को मिलता है, और ये नागर शैली की विशेषताएं, ऊंचे शिखर, गर्भगृह, मंडप, और इस पीरियड में एकदम से ये नहीं हो गया तो धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है ये देखने को हमको मिला कि शिखर ऊंचे हुए, परिवर्तन आया, पंचायतन शैली आई, है ना। ये सब तो हमको ग्रेजुअली देखने को मिला है। प्रारंभिक विकास यहाँ पर हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर, भीतरगांव मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन में नहीं है, भीतरगांव का मंदिर आप देख सकते हैं। ललितपुर का देवगढ़ का जो मंदिर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे हम लोगों ने इसको प्राचीन इतिहास में, प्राचीन वास्तुकला में कंसिडर किया, तो काशी विश्वनाथ को यहाँ पर ना रखें। भीतरगांव मंदिर और जो ललितपुर वाला है गुप्त मंदिर, उसकी बात यहाँ पर केवल करें। धमेक स्तूप का नाम आपने लिखा ही है, अशोक स्तंभ का आपने नाम लिखा ही है, बाकी बढ़िया है। फिर मुगल वास्तुकला बेसिकली मिडिवल में आएगी। मुगल वास्तुकला में उत्तर प्रदेश स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र रहा है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग, ठीक है, बढ़िया। यहाँ की कैटेगरी वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? विशाल गुंबद, मेहराब, जालियां व चारबाग शैली। एग्जाम्पल है ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। ठीक। प्लस यहाँ पर हाँ लाल बलुआ पत्थर लिखा हुआ है। अवध शैली नवाबों के संरक्षण में विकसित यशाली भव्यता और कलात्मकता भी प्रसिद्ध है। इसका केंद्र क्या रहा? लखनऊ रहा। विशाल मेहराब, बिना बीम की छत व सुंदर सजावट, उदाहरण बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा। इसकी एक खास बात, और लखौरी ईंटों का प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं भूलना है। लखौरी ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ, ये आपको जरूर दिखाना। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल भी आपको अवध शैली में नहीं भूलनी है, वो है मछली। ठीक। दो मछलियों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, फिश मोटिव का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और यही फिश मोटिव क्या बनी है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसका भाग है ये। तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यूपी के कंटेक्स्ट में आप लोगों का एग्जाम्पल आपने सही लिखा है, बड़ा इमाम बड़ा है, रूमी दरवाजा है। औपनिवेशिक का ब्रिटिश वास्तुकला में ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवनों का निर्माण हुआ। स्तंभयुक्त भवन, ऊंची छतें, बड़े बरामदे, शीट खिड़कियां, इलाहाबाद के चौथवा हाईकोर्ट, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छा है। ये दिखाया आपने। इंडो साल्सनिक का शब्द का इस्तेमाल करें। शैली जो थी वो कैसी थी? इंडो सार्वजनिक। तो ये की टर्म का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है साथ में। गंगा जमुनी तहजीब का प्रभाव, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हिंदू इस्लामी स्थापत्य का समन्वय है, जो धार्मिक संस्था एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये ऊपर आपने लिख दिया है, रिपीट ना करें। देखिए सबसे ऊपर आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा ही हुआ है ये। ठीक। तो उन्हीं चीजों को वापस से रिपीट ना करें। कंक्लूजन के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिपीटिशन हो रहा है, वैसे अगर आप लिखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करके इसको लिख सकते हैं। बाकी आंसर अच्छा है। जो चीजें मिसिंग है वो मैंने बता दी हैं, उनको इंक्लूड करें तो आंसर और बेहतर हो जाएगा। अगर मैं आपको मार्क्स दूं इसमें, तो 8 में से इसमें 4 मार्क्स दूंगा। 4 मार्क्स इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए शर्की स्थापत्य गायब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंशियंट वाला उसमें आपने ये साइलेंट फीचर्स नहीं बताए हैं। और मछली मोटिव और लखौरी ईंटों का प्रयोग यहाँ पर गायब है। इंडो साल्सनिक यहाँ पर गायब है, बाकी चीजें ठीक है। चार बाग शैली है यहाँ पर, ठीक। ठीक है। तो 4 मार्क इसमें मिलेंगे आपको। एक प्रॉपर कंक्लूजन भी यहाँ पर होना चाहिए। इसे आप कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि प्राचीन स्तूपों से लेकर औपनिवेशिक काल के गौथिक भवनों तक उत्तर प्रदेश की वास्तुकला भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का एक खुला संग्रहालय है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के कार्य क्या है? राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। 2 पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में वित्त आयोग के कार्य बताने हैं, तो ये पार्ट हमारे पास पूरा का पूरा सीधे सीधे स्टैटिक पार्ट है। फिर राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए, ये इसका डायनेमिक पार्ट है। जनरली हमारे पास जो 12 मार्कर होंगे वो 2 पार्ट के होंगे, और इसमें भी अधिकतम केसेस में हमको देखने को मिलेगा कि जो पहला पार्ट होगा वो प्योर स्टैटिक होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो डायनेमिक होगा। ठीक। 12 मार्कर है। 200 शब्दों में हमको इसका उत्तर जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे तो वित्त आयोग के कार्य की जब हम लोग बात करेंगे तो सीधे सीधे हमको यहाँ पर पहले वाले पार्ट में वित्त आयोग के जो फंक्शंस आर्टिकल 280 वगैरह में देखे रखे गए उनको हमको मेंशन कर देना। कुछ ज्यादा वहां पर हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, फंक्शंस केवल बता देने हैं। स्टैटिक पार्ट है। फिर राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका,
उभरती भूमिका मतलब जो नए इसकी भूमिका में नए रोल्स जो आ रहे हैं, वो नए रोल्स यहाँ पर हमको लेके आने, यानी कि पिछले 10 12 14 15 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हमको यहाँ पर कंसीडर करना है। 15वें वित्त आयोग में क्या नई चीजें यहाँ पर आई हैं, उसको हमको यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक। आपने यहाँ पर लिखी है भूमिका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत एवं संतुलित विवरण वितरण सुनिश्चित करना है एवं सहकारी राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करना है। गुड इंट्रोडक्शन। वित्त आयोग के कार्य, अनुच्छेद 280(3)(a) केंद्र द्वारा वसूले गए करों की शुद्ध आय का कितना भाग राज्यों को दिया जाएगा, इसकी अनुशंसा करता है। यानी कि करों का वितरण की बात यहां पर करता है। ठीक। करों के वितरण के आधार पर हम लोग बात अगर करें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ पर आपने बताया है कि राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन इत्यादि के आधार पर करों को राज्य के बीच वितरण की अनुशंसा करता है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की सिफारिश करता है। सिफारिश, राज्यों को दिए जाने अनुदानों की सिफारिश करता है। अनुदान कहाँ पर दिए जाते हैं, राज्य केंद्र की संचित निधि के द्वारा ये अनुदान वहां से दिए जाते हैं। ठीक है। फिर पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने की सिफारिश। सिफारिश, पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने की सिफारिश बेसिकली ये करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। और राष्ट्रपति किसी भी वित्तीय विषय पर आयोग से सलाह मांग सकते हैं या आयोग को कोई कार्य करने को बोल सकते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। और ये पॉइंट तो ठीक है, सही लिखा है, अच्छा लिखा है आपने। और फिर नेक्स्ट पार्ट है राजकोषीय संघवाद में वित्त आयोग की उभरती भूमिका। सहकारी संघवाद को बढ़ावा, केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण कर सहयोग की भावना विकसित करता है। ये तो ऊपर वाला पॉइंट ही आ गया। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, राज्यों को पर्याप्त कर में हिस्सा सुनिश्चित कर उनकी विकास में गति प्रदान करता है। स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, क्षेत्रीय समानता कम करना, आपदा प्रबंधन, जीएसटी की बात की भूमिका। ये जो है इसमें उभरती भूमिका वाला कोई नहीं, तो जनरल चीजें आपने बता दी कि ये काम वो करता है। ठीक। उभरती भूमिका में उसने जो नए रूल्स अडॉप्ट किए हैं, उन नए रूल्स को हमको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे अभी रिसेंट जो 15th फिनेंस कमीशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15वां वित्त आयोग है, उसने जो इनकम का जो गैप है, इसके साथ साथ जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, इसको भी कंसिडर किया है। 12.5% को शामिल किया है, जिससे कि वो राज्य जो अपनी जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, खासतौर से जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उनको कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक। दूसरी चीज यहां पर आपको इंक्लूड करनी है, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। प्रदर्शन, ये उभरती चीजों में आ रहा है। आधारित प्रोत्साहन, क्या हो रहा है कि ये अनुदान को रिकमेंड तो करता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो क्या कर रहा है, वो अनुदानों को, जो भी यहाँ पर ग्रांट्स वगैरह दी जा रही हैं, उन ग्रांट्स को जो बेसिकली राज्यों को उनके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनके फॉरेस्ट एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो पावर सेक्टर है उसमें क्या रिफॉर्म्स आ रही हैं, क्लीन एनर्जी के लिए वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक। और आ, और भी कई सारी चीजों को देखकर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इन सब चीजों में, उसके आधार पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी ये कर रहा है कि जो भी राज्य इन क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं, उनको वो ज्यादा फंड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, कि वो और बेहतर काम कर सके, और जो दूसरे राज्य हैं वो उसको देखकर प्रोत्साहित हो सके कि भाई हम भी अच्छा प्रदर्शन करें तो हमको भी ज्यादा फंड जो है वो मिलेंगे। तो ये आपको ऐड यहाँ पर करना है। ठीक। फिर साथ ही साथ अभी एक और चीज हुई है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का, उसमें उसने जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है उसको भी शामिल किया है कि जो राज्य फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक। यानी कि
वनवा पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी का प्रदर्शन भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो सेसेस होते हैं और जो सरचार्ज होते हैं जो जनरली राज्यों के बीच में बांटे नहीं जाते, ठीक है, उनके बारे में भी इसने चिंता व्यक्त करी है कि राज्यों की जो घटती हिस्सेदारी है उसको यहाँ पर किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर डालने हैं, ये पॉइंट जरूरी है। 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसमें जो आपको 41% का अलॉटमेंट की बात यहाँ पर करी गई, डिवोल्यूशन की बात करेगी, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, ठीक है। उभरती भूमिका में ये पॉइंट जो है वो जस्टिस नहीं करेंगे। जीएसटी की बात की भूमिका में ये ठीक पॉइंट है, पॉइंट सारे ठीक है, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं जो मैंने ऊपर बताई, इनको जरूर से आपको लिखना है। फिर आपने कंक्लूजन लिखा कि वित्त आयोग केवल करों के वितरण का निकाय नहीं बल्कि भारतीय राजकोषीय संघवाद का संवैधानिक स्तंभ है। बदलती आर्थिक परिस्थितियों में इसकी भूमिका सहकारी संघवाद, समावेशी विकास का वित्तीय संतुलन स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। गुड, बढ़िया कंक्लूजन, बढ़िया इंट्रोडक्शन। मार्क्स अगर मैं आपको दूं यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, जो सेकंड वाला पार्ट है, थोड़ा सा कमजोर रह गया, लेकिन फिर भी आपने आंसर अच्छा लिखा है। और इस आंसर में आपको मैं दूंगा 6, 12 में से 6 मार्क्स, ठीक। फिर नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर फिर से 2 पार्ट हो गए हैं, 12 मार्क का क्वेश्चन है, एक 200 शब्दों में इसका आंसर हमको लिखना है। और यहाँ पर इसके अगर हम लोग 2 पार्ट देखें तो पहले तो हमको केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करना है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कंटेक्स में इसका जो रिलेवेंस है उस पर हमको उस पर प्रकाश डालना है, ठीक। तो इस 2 पार्ट में हमको करना है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो पहले पार्ट में आपको जो केंद्र राज्य संबंध है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए हैं, ठीक, उन चीजों को यहाँ पर बताना है। आपको विधायी संबंधों के बारे में बताना है, आपको प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताना है, आपको वित्तीय संबंधों के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप कोशिश ये करें कि 70-80 शब्दों में आप ये जो पहला पार्ट जहाँ पर आपको केंद्र राज्य संबंधों के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताना है उसको समेट लें। तो केवल इन संबंधों का जो आउटलाइन है वो दे दे, इनसे रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं वो बता दे। जरूरी चीजें बताने में ये नहीं कि केवल हम बता दें कि भाई इस आर्टिकल में, इस भाग में यहाँ से यहाँ तक जो है वो वित्तीय संबंधों के बारे में बात की गई, यहाँ से यहाँ तक फिनेंशियल उसकी प्रशासनिक संबंधों की बात की गई, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे विधायी संबंधों की बात की गई। नहीं, इसके अंदर की भी कुछ जरूरी चीजें आपको यहाँ पर बतानी होंगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो कि हमारा डायनेमिक वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश के कंटेक्ट में रिलीवेंस की बात हमको करनी है। उसमें फिर हम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी है। तो उस आबादी, उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो केंद्र और राज्य के समन्वय के आधार पर ही, केंद्र राज्य संबंधों के बेहतर होने के आधार पर ही हो सकता है। दोस्तों हम यहाँ पर बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ा एक बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो नेपाल के साथ मिलती है, उसकी सुरक्षा करना, उसको मेंटेन करना, उसकी देखरेख करना, ये बिना केंद्र की सहायता से संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी केंद्र राज्य संबंधों की प्रासंगिकता जो है वो सिद्ध होती है। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र संबंधित योजनाएं चल रही हैं, केंद्र के जो प्लान चल रहे हैं, उन सभी चीजों को मेंशन करते हुए हम उत्तर प्रदेश की प्रासंगिकता, उत्तर प्रदेश के दिन की प्रासंगिकता की बात करेंगे। अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे। आपने यहाँ पर लिखा कि भारतीय संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि राष्ट्रीय एकता एवं राज्यों की स्वायत्तता बनी रहे। संविधान के भाग 11, 245 से 263 तथा भाग 12, अनुच्छेद 264 टू 293 में केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय संघवाद सहकारी, प्रतिस्पर्धी एवं सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, ठीक है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है, इंट्रोडक्शन बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन है, और कोई इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन अच्छा है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा छोटा क्रिस्प कर ले, अगर 10-15 शब्द कम हो जाए, 10 शब्द कम हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। फिर संवैधानिक प्रावधान आपने बताए, विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255, आपने सभी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 245, 46, 48, 52, 54, ये सभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, डिस्कस कर लिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन शब्द सीमा के अंदर
रहना चाहिए। आपने बताया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की शक्ति आर्टिकल 245 में देकर रखी गई है। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची समवर्ती होता है, इस तरीके से लिखेंगे। शक्ति का विभाजन किया गया है। 248 द्वारा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। ठीक। ठीक है, तो इन सभी चीजों को कंसाइज करके लिख दें तो और बेहतर होगा। प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो राज्य का दायित्व संसद द्वारा बने कानूनों का पालन करना है। कार्यपालिका के निकट बाधा नहीं पहुंचाएगी। केंद्र राज्यों को अपने कुछ कार्य सौंप सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन के प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बताएं कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो केंद्रीय कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा और इनके समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 में किया गया है। फिर है वित्तीय प्रावधान। आर्टिकल 268-72 में करों का वितरण है। 70 में केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों का बंटवारा है। राज्यों का अनुदान है 275 में। और 280 में वित्त आयोग के गठन की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक, तो ये व्यवस्था बेसिकली किस चीज की है? करों के डिवोल्यूशन की, करों के संग्रह और वितरण की व्यवस्था यहाँ पर करी गई और वित्त आयोग के माध्यम से संसाधनों के हस्तांतरण की बात कही गई। तो ये चीज यहाँ पर लिख देंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रासंगिकता, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, गुड। इसलिए केंद्र राज्य समन्वय महत्वपूर्ण और अधिक बढ़ जाता है। आधारभूत संरचना में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं जिसमें केंद्र राज्य समन्वय अति महत्वपूर्ण है। रक्षा एवं औद्योगिक विकास, कृषि एवं सिंचाई, गंगा जमुना बेसिस सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री गृह सिंचाई। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में आपदा प्रबंधन में केंद्र राज्य आपसी सहयोग से आसानी से निपट सकते हैं। मजबूत केंद्र सशक्त राज्य, यही भारतीय संघवाद की सफलता का आधार है, ऐसा आपने यहाँ पर लिखा है। ठीक, यानी कि सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश अपनी वित्तीय निर्भरता, वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर है। ठीक, यहाँ पर यह भी बताइए कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उस 15th फाइनेंस कमीशन में सबसे ज्यादा जो जो हिस्सेदारी दी गई है, लगभग 17.9% की, ये जो हिस्सेदारी है ये किसको दिया गया? यूपी को दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बताना आपका आंसर थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। ठीक, आप ये भी बताइए यहाँ पर कि जो बड़े आयोजन होते हैं, महाकुंभ हो गया, भारत नेपाल सीमा का प्रबंधन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स हो गए, वहां पर उत्तर प्रदेश जो है वो प्रशासनिक सहयोग के लिए केंद्र पर निर्भर होता है। केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो की जाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है। कंक्लूजन आपका एक लाइन का है। अच्छा कंक्लूजन इसको किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि यूपी के कंटेक्स में कि अंततः या स्पष्टता कुछ भी करते हुए कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसांख्यिकी राज्य के लिए केंद्र के साथ अगर कोई फ्रिक्शन हो रहा है, केंद्र के साथ कोई समस्या हो रही है, समन्वय नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जो विकास जो है वो पैरालाइज्ड हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो एक टारगेट है कि उसको $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, उसके लिए सुदृढ़ और समन्वयपूर्ण केंद्र राज्य संबंध जो है वो जरूरी है। ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे तो ये आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक, कोशिश ये करें कि केवल आर्टिकल्स की लिस्टिंग करने के लिए कुछ विचार वहां पर डाल दें कि आखिरकार जो प्रशासनिक संबंध है इन आर्टिकल्स को साथ में रखते हुए कुछ ऐसी चीज भी लिख दें कि हाँ, ये समझ में आए कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वित्तीय प्रावधानों की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये अगर आप ऐड कर देंगे, इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो टॉपर लेवल का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और इसमें मैं आपको दूंगा, आपने बहुत अच्छा लिखा है कंपेरेटिवली, तो इसमें मैं आपको दूंगा 8 मार्क्स। 12 में से 8 मार्क्स दूंगा। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 8, 8 5 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और यहाँ पर आपके हैं 23.5 आउट ऑफ 40। वेरी गुड। तो उसको लिखिए ध्यान से, जो गलतियां बताई हैं, जो कमियां बताई हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करिए। बाकी आप अच्छा लिख रहे हैं और बेहतर होगा। ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड।